म्यूजिक के वेब पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाने के ख्याल ने ही संगीत उद्योग के सारे नियम तोड़ते हुए उस नई क्रांति को जन्म दिया जहां डाउनलोड करने की दीवानगी अपने चरम तक पहुंच गई और इस तरह यूट्यूब जैसी सेवाओं के लिए राहें खुली। ये सब मुमकिन हुआ बॉस्टन के रहने वाले एक शर्मीले नौजवान के कारण, जिसने एक बेहद अनोखा और नया सॉफ्टवेयर बना लिया था। उसके उस आइडिया का नाम था नैपस्टर और उसका नाम था शॉन फैनिंग। सन 1999 में फैनिंग बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उन्हें गिटार बजाने का शौक था और अपने दोस्तों की तरह वो भी डाउनलोड करने लायक म्यूजिक के लिए वेब पर सर्फ किया करते थे। कॉलेज में मेरे रूममेट को रैप म्यूजिक का बेहद शौक था और वो तरह तरह के रैप डाउनलोड कर लिया करते थे और फिर शनिवार रविवार के दिन वो अपने दोस्तों को बुला लिया करते थे और खूब पार्टी हुआ करती थी। उनके सारे दोस्त उन्हीं की तरह वो म्यूजिक हासिल करना चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि उनकी ही तरह वो भी उस संगीत को कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो उन गानों को ढूंढने में इतना वक्त लगाते थे क्योंकि ढूंढना आसान जो नहीं होता था और इसीलिए वो अक्सर क्लास में भी नहीं आ पाते थे। फैनिंग और उनके दोस्तों को ये मालूम हो रहा था कि टेक्निकली ये संभव तो था कि एक दूसरे का संगीत आपस में बांटा जा सकता है और म्यूजिक को डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन MP3 के साथ ये काम बहुत आसान नहीं हुआ। वो प्रक्रिया काफी लंबी और अविश्वसनीय हुआ करती थी। अब ऐसे कितने बच्चे थे जो इस समस्या को झेल रहे थे। यहीं से शॉन फैनिंग को एक बेहद बड़ा ख्याल आया। वो विचार इतना बड़ा था कि उसके नतीजे आज तक पूरे इंटरनेट और मनोरंजन उद्योग पर असर डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जिनके पास म्यूजिक के वो कलेक्शन थे जिसे दूसरे लोग भी हासिल करना चाहते थे और जिनके पास कलेक्शन थे वो उसे बांटने को भी तैयार थे। और अब एक ही काम करना था कि पूरे भरोसे के साथ डाउनलोड करने के लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिसे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहा जा सकता था। अब ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? नैपस्टर से यूजर अपने पीसी से दूसरों के पीसी से बातें करने लगे और एक दूसरे के कंप्यूटर की चीजें आपस में बांटने लगे। इसका मतलब था कि अगर कहीं किसी के पास MP3 पर कोई गाना हो तो बस आपको नैपस्टर को फायर करना होता था और गाने का नाम टाइप करना होता था और गाना उस शख्स की हार्ड ड्राइव से सीधे आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर डाउनलोड हो जाया करता था। नैपस्टर इसलिए बना था क्योंकि हमें वैसे किसी चीज की जरूरत थी। मैं जो बना रहा था उसे मैं खुद भी इस्तेमाल करना चाहता था। और वो अकेले नहीं थे, क्योंकि फैनिंग इतने किशोर थे कि उन्हें कई राज्यों में ड्रिंक खरीदने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसके कारण टेक्नोलॉजी के इतिहास में सबसे गर्मागर्म विवादों का दौर छिड़ने वाला था। आजकल वेब से हर तरह की चीजें डाउनलोड कर लेना एक बड़ी ही आम सी बात है। हाँ, होगा ही, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में ये बात सपना थी, उम्मीद थी, एक ख्याल था। लेकिन हालात तेजी से बदलने वाले थे, क्योंकि 19 वर्षीय कॉलेज के छात्र शॉन फैनिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे थे जिसके सहारे वेब सर्फर अपने रिकॉर्ड की कलेक्शन दोस्तों के साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते थे। जून 1999 में फैनिंग ने नैपस्टर के लिए कोड को हैक करने का काम पूरा कर लिया। वो पहला प्रोग्राम था जो उन्होंने लिखा था। उन्होंने वो प्रोग्राम अपने कुछ दोस्तों को दिए जिनसे वो चैट रूम में मिले थे और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और उनको मत देना। लेकिन उनके दोस्तों ने प्रोग्राम अपने दोस्तों को दिए और एक ही हफ्ते में 10,000 लोग नैपस्टर को डाउनलोड कर चुके थे और इस तरह उस क्रांति की शुरुआत हुई जिसके कारण रिकॉर्ड की भावी दुकानें कुछ ऐसी नजर आने लगी। देखिए मेरे पीछे। डाउनलोड का विस्फोट सा हो रहा था और नेटवर्क का बुरा हाल होने लगा था। फिर धुंधला सा पड़ गया सब कुछ। कॉलेज के छात्र तो हमेशा ही मुफ्त के माल की तलाश में रहते हैं और इसीलिए नैपस्टर की दीवानगी सबसे पहले उनके सर चढ़कर बोली। अगले कुछ महीनों में यह प्रोग्राम अमेरिका के कॉलेजों में आग की तरह फैला और अक्टूबर 1999 के आते आते नैपस्टर से MP3 के डाउनलोड अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध बैंडविड्थ का 75 से 80% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे। शॉन द्वारा नैपस्टर के वेब पर डाले जाने के 4 महीने बाद ही डाउनलोड का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका था और इस तरह ये सबसे तेजी से फैलने वाला सॉफ्टवेयर बन गया। ज्यादातर लोगों के लिए जवाब साफ था, नैपस्टर का मतलब था मुफ्त का म्यूजिक। लेकिन फैनिंग ने जो बनाया था उससे संगीत से कहीं कुछ ज्यादा ही हो सकता था। उन्होंने वो जरिया बना दिया था जिससे चुपचाप बैठे जानकारियां स्वीकार करने वाले यूजर अब वेब के साथ आदान प्रदान करने वाले यूजर बन गए थे, जो अपनी पसंद का ऐलान कर रहे थे, अपने संगीत के खजानों को औरों के साथ बांट रहे थे और अपने सबसे बड़े शौक के बारे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इस तरह उभरी सबसे पहली असली वेब कम्युनिटी जो भविष्य में बेशुमार साइट का मूलभूत आधार बनने वाली थी, जिनमें आज के कुछ नाम है फ्रेंडस्टर, माइस्पेस और फेसबुक। उस समय आप देखते थे कि कोई आपके कंप्यूटर से गाना डाउनलोड कर रहा है और आप राइट क्लिक करके उसे मैसेज भेजकर उस गाने के बारे में बातचीत कर लिया करते थे। वो काम बेहद आसान था जो आपको एक अजीब सी शक्ति का एहसास कराता था और वो काम नैपस्टर के आने से पहले संभव नहीं था। अब सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटलिस्ट उनके दरवाजे पर कतार लगाने लगे थे और फैनिंग कैलिफोर्निया में पहुंच गए और उन्होंने अपने शौक नैपस्टर को पूरी तरह कारोबार में बदल दिया। इस नई सेवा के लिए भविष्य बेहद उज्जवल नजर आ रहा था, लेकिन एक छोटी समस्या थी।
नैपस्टर की वो शानदार कामयाबी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की मुखिया हिलरी रोजन की नजरों में भी आ गई थी। उस संस्था का काम था संगीत उद्योगों के हितों और होने वाली कमाई की रक्षा करना। रोजन बेहद सख्त किस्म की व्यक्ति थी और उन्होंने फैनिंग से बातें की। हमने नैपस्टर को फोन किया और कहा, वाह, आपका आइडिया बेहद अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गैर कानूनी है? और उन्होंने कहा, सच में? नहीं, गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अच्छा, ओके, हो भी सकता है, शायद हो, बताइए हमें क्या करना चाहिए? क्यों? आपको अपनी साइट से कॉपीराइट वाले गाने हटाने होंगे। उन्होंने पूछा, हमें कैसे मालूम होगा किस गाने पर कॉपीराइट है? बहुत आसान है, अगर रोलिंग स्टोन्स का गाना है, उनका नाम है, तो उस पर कॉपीराइट है। आइडिया कितना अच्छा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। संगीत उद्योग के लिए नैपस्टर पर उस तरह फाइल्स के ऑनलाइन मुफ्त में अदला बदली करना वैसा ही था जैसे कोई म्यूजिक स्टोर में घुसकर ढेर सारी सीडी चुरा लेना। और हर रोज ऑनलाइन लाखों गानों की अदला बदली हो रही थी और ये संगीत उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी थी। फैनी का चेहरा अब अमेरिका के न्यूज स्टैंड पर नजर आ रहा था और लाखों लोग नैपस्टर तक पहुंच रहे थे। लेकिन मुसीबत भी आने को ही थी। अपने गानों को नेट पर मुफ्त में लोगों तक पहुंचते देखकर मेटालिका जैसे घबराए हुए और बेहद रईस रॉक बैंड्स ने कार्रवाई की। साथ ही रोजन और RIAA ने भी नैपस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, क्योंकि नैपस्टर डिजिटल युग में कॉपीराइट के लिए बेहद बड़ा खतरा साबित होने जा रही थी। आखिरकार खूब लंबी चौड़ी कानूनी बहस के बाद दुनिया भर के पत्रकारों की मौजूदगी में यहीं 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में जुलाई सन 2001 में फैसला सुनाया गया। नैपस्टर को अपना कारोबार तुरंत बंद करना पड़ा। संगीत उद्योग की जीत हुई, कम से कम उस समय तो। लेकिन उद्योग ने दिखा दिया कि वो चुप नहीं रहेगा। उद्योग ने अपने आप को भविष्य के अनुरूप ढालने की जगह वो अपने ग्राहकों को मुजरिम मानने लगा। ये भूल गया कि वो उनके प्रशंसक हैं, यानी फैंस। अदालत में मुकदमा जीत लेने के बाद संगीत उद्योग को लगा था कि उन्होंने फाइल शेयरिंग के खिलाफ जंग जीत ली है। नैपस्टर बंद हो गई और शॉन फैनिंग को कारोबार छोड़ देना पड़ा। संगीत उद्योग ने स्टीव जॉब्स और एप्पल को iTunes नाम का म्यूजिक स्टोर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां गाने सिर्फ 99 सेंट्स प्रति गीत की दर से बिका करते थे। कॉपीराइट की इस सुरक्षा से रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनियां काफी खुश थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो संगीत उद्योग की वो जीत बेहद खोखली नजर आती है। क्या नैपस्टर के बंद हो जाने से संगीत की बिक्री में होने वाली गिरावट कम हुई? नहीं, उनका व्यापार औंधे मुंह गिरता ही रहा। क्या नैपस्टर के बंद हो जाने से नेट पर फाइल की गैर कानूनी ट्रेडिंग बंद हुई? नहीं, कज़ा जैसी सेवाओं ने सिरा वहां से उठाया जहां नैपस्टर ने छोड़ा था और गानों की पायरेटेड ट्रेडिंग और भी तेज हो गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस मुकदमे के कारण सिलिकॉन वैली को गंभीर चेतावनी मिली कि मनोरंजन उद्योग कॉपीराइट के उल्लंघन को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और अब वहां के बच्चों को खूब सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन उस चेतावनी का कहीं भी कोई खास असर नहीं हुआ। उस मुकदमे के कुछ ही वर्षों बाद सिलिकॉन वैली में एक और कंपनी शुरू हुई जो बिल्कुल नैपस्टर जैसी ही थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो गानों के बजाय वीडियो ट्रेड किया करती थी और देखते ही देखते वो नैपस्टर से कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी बन गई। नई सदी के शुरू होते होते नैपस्टर ने मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का चेहरा ही बदल कर रख दिया। उसने करोड़ों संगीत प्रशंसकों के शौक को नई दिशा दी, यूजर को वेब में हिस्सा लेना सिखाया, संगीत उद्योग के दिल में खौफ पैदा किया और फिर दम तोड़ दिया। अदालत का फैसला था कि नैपस्टर ने कानून तोड़ा है, लेकिन नैपस्टर ने नई जमीन तैयार की थी, वो जमीन जिस पर वेब की नई कंपनियां जल्द ही कब्जा जमाने वाली थी। उन नई कंपनियों में सबसे मशहूर है YouTube। इस कंपनी ने पिछले 2 वर्षों से सारी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये वो साइट है जहां अनगिनत लोग लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम्स के हिस्से देखने के लिए पहुंचते हैं। वो प्रोग्राम जो वायाकॉम जैसी बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। चलिए देखते हैं कि उन कंपनियों का अपने प्रोग्राम के हिस्से उठाए जाने के बारे में क्या ख्याल है। हाल ही में मैंने वायाकॉम के CEO फिलिप डॉमान का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने जो कुछ कहा उसमें उस दौर की गूंज सुनाई दी जिससे नैपस्टर को गुजरना पड़ा था। YouTube बड़ी ही अच्छी कंपनी है और ढेर सारे बड़े ही अक्लमंद लोग काम करते हैं। वो जो चाहें जब चाहें वो बड़ी तेजी से कर लेते हैं और मेरे विचार में उन्होंने अब तक इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में सोचें और उन्हें सभी की सहमति ले लेनी चाहिए और उनका हिस्सा बन जाना चाहिए। डॉमान की नाराजगी कानूनी कार्रवाई के रूप में नजर आई। वायाकॉम ने YouTube पर $1 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। वायाकॉम ने YouTube पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के उल्लंघन
वायकॉम ने यूट्यूब पर $1 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। वायकॉम ने यूट्यूब पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के उल्लंघन का आरोप लगाया है, क्योंकि साइट कॉपीराइट वाले कार्यक्रम लगातार दिखाती रहती है। आप शायद पूछें कि क्या इससे कहीं कोई फर्क पड़ रहा है, और इसका जवाब है शायद नहीं। वैसे तो YouTube कॉपीराइट के मालिक के कहने पर वो कार्यक्रम तुरंत साइट से हटा देती है और लगातार अपनी मुश्किलें कम करने के रास्ते ढूंढती रहती है, लेकिन इससे डॉमान के डर में कहीं कोई कमी नहीं आई है। लेकिन YouTube को Napster की तरह बंद करवाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि YouTube Napster की तरह कम लागत वाली कंपनी नहीं है। YouTube की पीठ पर बेहद रईस और सर्च में बड़ी नाम वाली कंपनी गूगल का हाथ है, जिसने सन 2006 के अंत में YouTube को खरीद लिया था। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर हमारे साथ गूगल की शक्ति न होती तो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों के सामने हमारी कंपनी का खड़ा हो पाना बेहद मुश्किल होता। हो सकता है कि YouTube पुराने ढर्रे पर चलने वालों के लिए अपने हितों की रक्षा करने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई हो, लेकिन वो सेवा एक ऐसा स्थान बन गई है जहां करोड़ों लोग कॉपीराइट वाले कार्यक्रम पोस्ट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और हो सकता है इससे बड़ी मीडिया कंपनियां इतनी खौफजदा नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें अब इंटरनेट के असर का एहसास हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि इंटरनेट से डिस्ट्रीब्यूशन के वो नए रास्ते खुल रहे हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है। इसके साथ लोग अपने खुद के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। लोग अपने आप के लिए तफरीह के सामान का खुद बंदोबस्त कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का डर है कि एक ऐसा दिन आएगा जब लोग उनके कार्यक्रम की जगह स्क्रीन पर अपने आप को देखना पसंद करने लगेंगे। शुरू से ही उस अभियान की अगुवाई हो रही है जो यूजर द्वारा निर्मित वीडियो आदि को प्रोत्साहित करता रहा है। YouTube ने लोगों को वो मंच दिया है जहां वो अपनी कलात्मक सोच को रूप दे सकते हैं, और लोगों ने इसे पूरे जोश से अपनाया है और बेशुमार वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने लगे हैं। इस काम में YouTube अकेली नहीं थी। इसके साथ ही उभरी Craigslist, Flickr, Digg और Match.com जैसी साइट। और वीडियो को अपलोड करने के अलावा और भी बहुत कुछ होने लगा है, और लोग वेब पर इस आदान प्रदान का उपयोग धड़ल्ले से करने लगे। वो अपने संगीत एक दूसरे से बांटने लगे, वो अपने सामान बेचने लगे और डेट पर जाने की कोशिश में अपनी तस्वीरें भी पोस्ट करने लगे हैं। इस बदलाव के साथ ही उस युग का आरंभ हुआ जहां इंटरनेट पर लोगों द्वारा बने अच्छे और बुरे कंटेंट नजर आने लगे। बाद में इस युग को वेब 2.0 का नाम मिला। इस नाम का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, लेकिन इस विचार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया फ्रेड विल्सन ने। विल्सन न्यूयॉर्क के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और बेहद रईस हैं, और उन्होंने वेब 2.0 सेवाओं में डिलिशियस और ट्विटर जैसी कंपनियों के पीछे अपनी शक्ति झोंक दी है। वो बेहद मशहूर ब्लॉगर भी हैं। ढेर सारे लोग पूंजी और लागत के बारे में इनके विचार जानने के लिए इनकी ब्लॉग साइट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सारी चीजें अच्छे से समझने को मिलती हैं। वो लोग जो अपने वेब ब्राउजर के साथ वेब पर पहुंचते हैं, वो अब वेब पर अपने कंटेंट भी पोस्ट कर सकते हैं और इस तरह के अनुभव में भागीदार बन सकते हैं। अब वो योगदान चाहे उनके कंटेंट हो, या फिर डिग पर दिए उनके वोट हों, या फिर YouTube से किसी वीडियो को उठाकर कहीं और पोस्ट करना हो, इन सब से हर रोज वेब पर बड़ा ही अर्थपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और मेरे लिए वेब 2.0 का मतलब बस यही है। लेकिन जहां वेब 2.0 के सारे सिरे आकर मिलते हैं, वो है वो नई दुनिया जहां सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो .com के बुलबुले के फटने के बाद उभरी है। सबसे पहले साइट थी फ्रेंडस्टर, जो डेटिंग के लिए बनी थी। वो तेजी से गायब भी हो गई। उसके बाद आई माइस्पेस, जिसे लॉस एंजलिस के दो दोस्तों क्रिस डेवोल्फ और टॉम एंडरसन ने सन 2003 में शुरू किया था। माइस्पेस किसी भी शख्स के बेडरूम या उसके घर की तरह है, जहां उनके माइस्पेस के पेज पर होंगे अलग रंग और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा। उस पेज पर होंगी उनके दोस्तों की तस्वीरें। मेरा मतलब है वहां वो सब होगा जो किसी के बेडरूम या घर में हो सकता है। इस तरह उस शख्स के व्यक्तित्व के बारे में मालूम होता है, जो आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। नैपस्टर की ही तरह माइस्पेस की शुरुआती लोकप्रियता गानों को आपस में बांटने और नए संगीत को हासिल कर पाने के कारण ही थी। सन 2005 के मध्य तक साइट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी और इसके 2,70,00,000 रजिस्टर्ड यूजर थे, और यूजर की ये संख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ रही थी और वेब पर ट्रैफिक के नाम को नए अर्थ दिए जा रहे थे। जिस दिन हमें मालूम हुआ कि हम पेज व्यू के मामले में गूगल से आगे निकल गए हैं, वो दिन हमारे लिए बेहद अहम था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतने बड़े हो गए हैं। हम तो एक छोटी सी कंपनी थे और गूगल बेहद बड़ी कंपनी जो खबरों में हमेशा रहती थी, इसलिए हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। माइस्पेस देखते ही देखते वेब की सबसे लोकप्रिय साइट हो गई। ये साइट इतनी बड़ी हो गई कि इस पर दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों की नजरें पड़ने लगी और मीडिया के शहंशाहों ने इसे हथियाने के इरादे कर लिए। माइस्पेस ने इतनी ऊंचाइयां छू ली कि हाई टेक्नोलॉजी में एक और जंग के शुरू होने के संकेत मिलने लगे।
वो जंग जो नए और पुराने अंदाजे में नहीं बल्कि वेब 2.0 के उभरते सितारों के बीच थी। 2005 के मध्य तक चारों तरफ माई स्पेस ही नजर आ रही थी। जिस बच्चे से भी आप मिलते उसके पास माई स्पेस पेज होता। हर बैंड का भी अपना माई स्पेस पेज था। हॉलीवुड ने भी बड़े पैमाने पर अपने व्यापार के प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब ये समझने के लिए माई स्पेस किसी सोने की खान से कम नहीं थी, किसी का बड़ा अक्लमंद होना जरूरी नहीं था। एक और शख्स जिसकी दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंदों में गिनती होती है वो है रूपर्ट मर्डॉक, जिनकी कंपनी न्यूज कॉर्प की जड़ें सारी दुनिया में फैली हुई है। उन्होंने जुलाई सन 2005 में बड़े भारी दाम पर माई स्पेस को खरीद लिया। जब इंटरनेट का बुलबुला अपनी सबसे ऊंची उठान पर था तब मैंने मर्डॉक से उसके बारे में बात की थी और उनका खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि सारे लोग उस डिजिटल सैलाब से खामखाहे उत्साहित हो रहे हैं और कहा था कि लोग बैठकर देखना पसंद करते हैं। मुझे याद है कि मुझे लगा था मर्डॉक वेब को कोई खास अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपना रुख पूरी तरह बदलकर माई स्पेस को $65 करोड़ में खरीद लिया। तो क्या पुराने मीडिया के खुदा मर्डॉक ने आखिरकार वेब धर्म स्वीकार कर लिया? मेरे ख्याल में तो नहीं। हुआ ये था कि सोशल नेटवर्किंग की सुनामी कुछ इतनी ज्यादा तेज थी कि मर्डॉक उससे मुंह नहीं मोड़ पाए थे और उन्होंने सोच लिया कि अब वक्त आ गया है कि उस लहर पर चढ़कर फायदा उठाया जाए। लेकिन जल्दी न्यूज कॉर्प को इस बात का अंदाजा हो गया कि इंटरनेट पर पैसे से लोगों का स्नेह और हमेशा ऊंचाई पर बने रहने का भरोसा खरीदा नहीं जा सकता है। यहाँ रोज रोज नई नई चीजें होती ही रहती हैं और जब सोशल नेटवर्किंग की बात आई तब जो सबसे नई चीज उभर कर आई थी वो थी फेसबुक। वो कंपनी जिसे हार्वर्ड की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले 23 वर्षीय मार्क ज़करबर्ग ने शुरू किया था। इस कंपनी का सिलिकॉन वैली में जिक्र नेटस्केप और गूगल के साथ हो रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि यही वो कंपनी है जो वेब का स्वरूप ही बदल कर रख सकती है। हमने काम बड़े ही छोटे पैमाने पर शुरू किया था। हमने अपने उत्पाद का पहला संस्करण 1.5 हफ्ते में ही शुरू कर दिया था और 2 ही हफ्तों में हार्वर्ड के 2/3 छात्र इसे इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर हमें हार्वर्ड के आसपास के स्कूलों से ईमेल आने लगे कि क्या हम भी अपना फेसबुक वर्जन खोल सकते हैं, और हमने इसे तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह हम अमेरिका के सभी कॉलेजों में पहुंचे, सभी हाई स्कूलों में और ढेर सारी कंपनियों में। फिर हमने इसे इतना आसान कर दिया कि जो चाहे वो साइन अप कर ले। तब से अब तक एक्टिव यूजर की संख्या 1 करोड़ से बढ़कर करीब 50 करोड़ हो गई है और ये तादाद उस रफ्तार से बढ़ रही है जिससे ये संख्या हर 6 महीने में दुगनी हो रही है। ये कहानी काफी जानी पहचानी सी लगती है और है भी। एक नौजवान अपने कॉलेज के हॉस्टल में सॉफ्टवेयर बनाता है और वो सॉफ्टवेयर वेब की दुनिया में तहलका मचा देता है। वो नौजवान सिलिकॉन वैली पहुंचता है और वेंचर कैपिटलिस्ट से भागीदारी कर लेता है और फिर नौजवान का चेहरा फॉर्चून पत्रिका के कवर पर नजर आता है और इतनी दौलत कमा लेता है कि सबको उससे जलन होती है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग वैली का कोई आम लड़का नहीं है। जो बातें उसे औरों से अलग करती हैं वो है उसकी बेहद बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं। उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखकर जवानी के दिनों के बिल गेट्स की याद आ जाती है, जिन्होंने दुनिया के हर घर, हर दफ्तर के हर मेज पर पीसी पहुंचाने का सपना देखा था। वो पीसी जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के सहारे काम करे। या फिर गूगल के उन नौजवानों का ख्याल कौन से जाता है जिन्होंने दुनिया भर की जानकारी को व्यवस्थित करके उसे ढूंढ पाना सरल बनाया। ज़करबर्ग की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है एक ऐसी सेवा को बढ़ाना जो सारे इंसानों को एक दूसरे से जोड़ दे। वो एक ऐसा इंजन बनाना चाहते हैं जो रिश्तों को एक नई परिभाषा दे। हमने फेसबुक में हर तरह के रिश्तों का नक्शा तैयार करने की कोशिश की है। वो सभी रिश्ते जो लोगों के बीच होते हैं और दुनिया भर में ऐसे अरबों लोग हैं। लोगों के बीच जो ढेरों रिश्ते हैं उसका जो कुल योग है उसे हम सोशल ग्राफ कहते हैं। सोशल ग्राफ हो सकता है कि सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी भाषा लगे, लेकिन ये है नहीं। ये शिक्षा की व्यवस्था में प्रयोग होने वाली परिकल्पना है जिसे सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं। इसका आधार ये है कि हम सब वेब के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ रिश्ते ज्यादा मजबूत हैं और कुछ रिश्ते काफी कमजोर हैं। मैं अगर आपको जानता हूं और आप किसी फ्रेड नाम के व्यक्ति को जानते हैं और फ्रेड बोनो के दोस्त हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं भी बोनो से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर वो रिश्ता चाहे कितना भी दूर का हो। अब सोचिए, अगर इन सारे रिश्तों का नक्शा बनाया जाए तो कैसा दिखेगा? ये है सोशल ग्राफ। ज़करबर्ग सारी दुनिया के सोशल ग्राफ को जमा करके ऑनलाइन कर देना चाहते हैं। दुनिया के हर आदमी को एक दूसरे से जोड़ देना चाहते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यही है उनकी बेहद बड़ी और ऊंची महत्वाकांक्षा। ज़करबर्ग की महत्वाकांक्षा सोशल ग्राफ पर ही खत्म नहीं होती है। वो फेसबुक को वेब की विंडोज में बदल देना चाहते हैं। वो सॉफ्टवेयर बनाने वालों को वो मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां वो ऐसे एप्लीकेशन बना सके जिससे साइट और भी काम की बन जाए और उसके साथ ही एडवर्टाइजिंग का एक पूरी तरह से नया मॉडल भी विकसित हो जाए। डेवलपर प्लेटफॉर्म काफी जल्दी काम कर गया। इसे शुरू करने के 4 दिनों में ही आई लाइक नाम की कंपनी ने एक म्यूजिक एप्लीकेशन बना लिया जिसके 10 लाख से ज्यादा यूजर बन चुके हैं। अब ये सब इतनी तेजी से हो जाना कमाल की बात है। मेरा ने एक म्यूजिक एप्लीकेशन बना लिया
जिसके 10 लाख से ज्यादा यूजर बन चुके हैं। अब ये सब इतनी तेजी से हो जाना कमाल की बात है। मेरा मतलब है कि इतनी तेजी से सफलता मिलना बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ ही है और फिलहाल फेसबुक के कई एप्लीकेशन कोई खास काम के नहीं है, लेकिन इसके आगे चलकर मिलने वाली सफलता को नकारा नहीं जा सकता। और यही वो बड़ी वजह है जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पिछले साल ज़करबर्ग की कंपनी में सिर्फ 1.6% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $24 करोड़ देने को तैयार थी। अब ज़करबर्ग वेब की दुनिया के बिल गेट्स बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वो इसलिए कि उनका नया एड प्लेटफॉर्म शायद नाकाम हो जाए और दूसरे इसलिए कि माइस्पेस आसानी से हार मानने नहीं वाली है। वैसे तो फेसबुक काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन माइस्पेस अब भी उससे कहीं बड़ी है और मॉडॉक की सहायता से डेवलपर और एंडरसन फेसबुक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस तरह हम वेब की अगली बड़ी जंग देखने वाले हैं, जो होगी फेसबुक बना माइस्पेस और वैली के नौजवानों और हॉलीवुड के दिग्गजों के बीच। रूपर्ट मॉडॉक पर्दे के पीछे से अपना काम करके माइस्पेस की ताकत बढ़ा रहे हैं। फिर भी ये नई किस्म की जंग होगी जहां पुराना मीडिया और नया मीडिया आमने सामने नहीं होगा, बल्कि ये नए बनाम नए की लड़ाई होगी जहां वेब 2.0 की दो कंपनियां एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जान लड़ा देंगी। वो जंग जिसका फैसला हम जैसे नौसीखिए करेंगे। कौन जीतेगा? शायद दोनों, या शायद कोई नहीं। वेब 2.0 के उदय के साथ ही हर चीज हर किसी के पहुंच में है। पूंजी की कोई कमी नहीं है, सौदे लगातार हो रहे हैं, लोग रातों रात अरबपति बन रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है वो उन दिनों की ही प्रतिमा है जिस दौर में नैपस्टर को कामयाबी मिली थी। उस दौर ने ही सारी शक्ति आम लोगों के हाथों सौंप दी थी। इस शक्ति से मुनाफा कमाया तो जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं निस्वार्थ हैं। वो लोग जो क्रेग्सलिस्ट और विकिपीडिया जैसी साइट चला रहे हैं, वो लोग जो बिकाऊ नहीं है। पारंपरिक मीडिया ने टू वे वेब को उभरते हुए बड़े गौर से देखा है और यहाँ काम करने वाले वेबसाइट अब सोचने लगे हैं और अक्सर परेशान भी होने लगे हैं कि उनके उद्योग और खुद के भविष्य का क्या होगा। उन लोगों में है मेरे वो दोस्त जो यहाँ इन जगहों में काम करते हैं। यह है व्यावसायिक पत्रकारों की दुनिया। वेब 2.0 ने जिस प्रकार आम लोगों के हाथों सारी ताकत सौंप दी है, उसको जो शब्द सबसे अच्छी तरह बयान करता है वो है ब्लॉगिंग। दुनिया भर में आम लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, अपनी महारत दिखा रहे हैं और अक्सर वेब पर रिपोर्टर का काम भी कर रहे हैं। हर किसी के पास उसकी अपनी राय है और कोई भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि टू वे वेब की कामयाबी को लेकर सिर्फ मेरे रिपोर्टर दोस्त ही सहमे हुए हैं, बल्कि उनके मालिक समाचार पत्रों के प्रकाशक भी काफी घबराए हुए हैं। अभी हाल ही तक समाचार पत्रों के प्रकाशक अपने दफ्तरों में बड़े चैन से बैठे रहा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अर्थव्यवस्था में चाहे तेजी आए या मंदी, उन्हें एक स्रोत से आमदनी होती ही रहेगी और वो जरिया था क्लासिफाइड एड का। लेकिन आज वही समाचार पत्र प्रकाशक बेहद परेशान है। परेशानी नहीं बल्कि डर से कांप रहे हैं इंटरनेट का नाम सुनकर। वो इंटरनेट से नहीं डरते, वेब से भी नहीं डरते, वो क्रेग से डरते हैं। वो क्रेग जो दुनिया की एक सबसे लोकप्रिय साइट के मालिक हैं, जिसका नाम है क्रेग्सलिस्ट और जो 450 देशों में ऑनलाइन नोटिस बोर्ड की तरह काम करती है। इस साइट पर हर प्रकार के क्लासिफाइड एड मिल जाते हैं जो समाचार पत्र में होते हैं। नौकरी, बिकाऊ सामान, काम की चीजें, किराए पर मकान, खरीदने के लिए जगह वगैरह वगैरह, तरह तरह की सेवाएं और कुछ शरारत भरे विज्ञापन भी। समाचार पत्रों के मालिक इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि साइट पर ये विज्ञापन लोगों को मुफ्त में मिल जाते हैं। क्रेग्सलिस्ट से जो दुनिया भर में पहुंच मिलती है विज्ञापनों को, उसको देखते हुए उस कंपनी का बेहद बड़ा शानदार दफ्तर होना चाहिए सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे अच्छे इलाके में, और इसको चलाने वाला व्यक्ति अरबपति, रौबदार और शायद बहुत स्टाइलिश होना चाहिए, या शायद होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, यही है क्रेग मतलब क्रेग न्यूमार्केट का पूरा नाम। ये अधेड़ उम्र के पूर्व प्रोग्रामर इस्तेमाल में मुफ्त विज्ञापन डालने के लिए मुफ्त वेबसाइट सैन फ्रांसिस्को में अपने छोटे ऑफिस से चलाते हैं, जो कभी इनका मकान हुआ करता था। ये भी जिमी वेल्स की तरह है जो विकिपीडिया के संस्थापक है। ये वो एनसाइक्लोपीडिया है जो वेब पर उनके यूजर चलाते हैं और वो उससे कोई मुनाफा नहीं कमाते। न्यूमार्क इस बात का जीता जागता सबूत है कि वेब सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है। हमारे सिद्धांत वही हैं जो ज्यादातर अमरीकी वासियों और शायद दुनिया में ढेर सारे लोगों के हैं। हम मानते हैं कि आराम से जीने के लिए काफी कुछ कमा लेने और अपना भविष्य सुरक्षित कर लेने के बाद दौलत के पीछे भागने का क्या फायदा। जब हम बड़े हो गए तब हमें समझ में आया कि दौलत के पीछे भागना बेमानी है और हम बस अपने इसी उसूल पर अमल कर रहे हैं। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमें ये समझ आने लगा है कि जिम्मेदार वेब कम्युनिटीज काफी अच्छा काम कर सकती हैं, वो काम जिसकी क्वालिटी काफी ऊंचे दर्जे की होती है।
फिर विकिपीडिया जैसी सेवा खुले मन से, पूरी ईमानदारी से सामाजिक नियमों को समझकर लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करके बुरे काम से बचने की राह दिखाई जाए तो जो काम निकल कर आता है वो अच्छा ही होता है। सच तो यह है कि विकिपीडिया पर मिलने वाली जानकारी पूरी तरह सही नहीं होती है। वो इसलिए कि यहाँ जानकारी में बढ़ाने, घटाने और संपादित करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है और इसी वजह से विकिपीडिया का दुरुपयोग होता रहता है। डेमोक्रेटिक पार्टियों ने रश लिम्बॉक के परिचय में मूर्ख और नस्लवादी शब्द जोड़ दिए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने इराक की जंग को कब्जे की जगह इराक को आजाद कराने की संज्ञा दे दी है। इसीलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि विकिपीडिया में किसी भी आम एनसाइक्लोपीडिया के मुकाबले 100 गुना ज्यादा जानकारियां हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ 90% जानकारियां ही पूरी तरह सही हैं। पर ये कोई बेहद बुरी बात तो नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि विकिपीडिया पर जानकारियों की भरमार है, लेकिन उन जानकारियों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता है। विकिपीडिया और क्रेग्सलिस्ट ने दिखा दिया है और साइबर स्पेस में चारों तरफ नजर आ रहा है कि वेब हमारा है। वेब ने हमें वो लाउड स्पीकर उपलब्ध करा दिया है जिस पर हम चीख चीख कर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, मामूली हो या अक्लमंदी से भरे। वेब ने हमें आजादी दे दी है कि हम अपनी कलात्मक सोच को दोस्तों, परिवार और अजनबियों के सामने रख सकें। फिलहाल हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सारी शक्ति एक छोटे से समूह के हाथ से फिसलकर आम लोगों तक पहुंच रही है। मेरा मतलब है, नेट के जरिए जो भी चाहे वो थोड़ी बहुत शक्ति तो हासिल कर सकता है। हम उस दौर से भी गुजरे हैं जब .com बुलबुले के जमाने में लग रहा था कि इंटरनेट पॉपअप एड्स की दुनिया ही बनकर रह जाएगा और यहाँ कुत्तों के खानों जैसी चीजें ही बिका करेंगी। लेकिन अब हम उस दौर में लौट आए हैं जिसमें वेब शुरू हुआ था। अब कोई भी आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और ये बड़ी बात है। इसमें समस्याएं तो हैं, लेकिन ये गणतंत्र की बड़ी लहर है। अब वेब दोबारा उस मकाम पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना इसका आविष्कार करने वालों ने की थी, यानी कि ये वो माध्यम होगा जिस पर बड़े बड़े उद्योग अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाएंगे। यह आम आदमी का माध्यम होगा। यकीन नहीं आता तो उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए जिनका ये आविष्कार है। मूल रूप से वेब की कल्पना यही थी कि ये आदान प्रदान का माध्यम होगा। जो चाहेगा वो इसमें योगदान दे पाएगा। लेकिन पिछले एक दशक में वेब इस रास्ते से भटक गया था। अब हम लिखने पढ़ने वाले वेब की तरफ लौट रहे हैं। इसलिए मुझे ये सोचकर बेहद खुशी होती है कि लोग अब यहाँ ब्लॉग लिख सकते हैं या फिर विकी में अपनी जानकारी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह हर आम आदमी को लेखक बनने का अवसर जो मिलता है। इसका भविष्य क्या होगा? आगे चलकर वेब क्या रूप लेगा? अगर मुझको इसका सही जवाब मालूम होता तो मैं अरबपति बन जाता, और मैं वो जवाब आपको हरगिज नहीं बताता, कभी नहीं। मुझे इतना मालूम है कि मोटे तौर पर वेब में कैसे कैसे बदलाव आएंगे। वेब ज्यादा बड़ा, तेज, सोशल और ज्यादा व्यापक हो जाएगा। यहाँ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा रिश्ते बनेंगे। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वेब ने अपना रास्ता खुद बना लिया है और अब यह बढ़ता ही रहेगा। वेब में कड़ियां जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और भविष्य में भी जुड़ती ही रहेंगी।